हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए बहुत सारी यूजफुल वीडियो आपको देखने को मिलेगी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की मैथ्स की बुक से एक्सरसाइज 1.2 और ये चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको पहले करवा दिया था, आज मैं आपको करवा रहा हूँ इसका सेकंड एक्सरसाइज यानी कि 1.2। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर सकते हो। सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कुछ ये स्क्रीन पर, जिसे आप देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है और उसके बाद आप लोग इसे सॉल्व भी करते हैं। तो क्वेश्चन ये है आपके लिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको स्टेटमेंट्स गिवन है और इन स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको चेक करना है। और उसके बाद आपसे ये बोला जा रहा है कि जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि जो भी आप चूज करोगे अपना ऑप्शन, या फिर ट्रू चूज करोगे या फिर फॉल्स चूज करोगे, जो भी चूज करोगे आपको जस्टिफाई करना है अपना आंसर कि आपने ट्रू चूज किया तो ट्रू क्यों किया है, फॉल्स चूज किया है तो फॉल्स क्यों किया है। इट मीन्स ये हुआ इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको रीजन भी बताना है। तो जैसे इसका फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखो बच्चों, इसके अंदर ये कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो आपसे ये बोला जा रहा है जितने भी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ये आपसे बोला जा रहा है। तो इसके लिए आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं या फिर यूं बोलूं मैं कि रियल नंबर क्या होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो प्रीवियस वीडियो में हमने यानी कि 1.1 में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक समझाया था और मैंने आपको डिटेल में ही बताया था कि भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं देखी तो थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं कि देखो ये चीजें मैंने डिस्कस करी थी इसके अंदर, जिसमें मैंने आपको बोला था कि रियल नंबर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर रैशनल नंबर आते हैं और इर्रेशनल नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है बिल्कुल ट्रू हो गया वो, इसलिए अब डिटेल में समझ लेते हैं। पहले तो आप जो आंसर लिखोगे उसमें आंसर में तो आप ये लिख सकते हो इस तरह से कि सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 और इसका फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको रीजन और बताना है तो रीजन आप ये लिख सकते हो, एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये पूरा डायग्राम हो गया और ये जो डायग्राम किसका है, ये रियल नंबर्स का ये डायग्राम है। तो जिसके अंदर आप ये बोल सकते हो रियल नंबर के अंदर जो होता है दो चीजें होती हैं। एक तो होता है रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर होता है आपके पास, और इसके साथ साथ आपके पास इर्रेशनल नंबर, ये दोनों होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर भी होते हैं इसके अंदर और कह सकते हो इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब दोनों की बेसिक चीजें क्या है ये आप बता सकते हो कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिसे आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हो, और जहां पे क्यू की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी नॉट इक्वल होनी चाहिए अगर रैशनल नंबर की बात करें। अच्छा, अब इर्रेशनल नंबर की बात करें जिसे आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, तो आप यहां लिख सकते हैं वी कैन नॉट राइट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसमें नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखो नॉट याद रखना है आपको इसके अंदर, और यहां पे भी क्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। इन दोनों को कंबाइंड मिलाकर के ही क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। ठीक है, तो जो आपका आंसर है वो ट्रू हो गया। रीजन आप इस तरह से डायग्राम बना करके ऐसे समझा सकते हो। रैशनल नंबर क्या होता है, पी और क्यू, यहाँ पे क्या है कि भी पी बाई क्यू की फॉर्म में नंबर होंगे और यहाँ पे इसे लिख सकते हैं, यानी कि यस लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, बट इन इर्रेशनल नंबर वी कैन नॉट राइट इन पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, ये आपको मेंशन करना है। अच्छा, ये भी समझ रहे हो सर ये पी और क्यू क्या है, ये और बता दीजिए। तो पी और क्यू जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है आपके पास। ठीक है, ये पी और क्यू की है तो आप लिख सकते हो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ये दोनों की क्या है, ये दोनों इंटीजर है आपके लिए। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट कि सेकंड स्टेटमेंट में आपसे क्या बोला जा रहा है। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है स्टूडेंट आपके लिए, उसमें ये बोला जा रहा है आपसे कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम, कि जितने भी नंबर्स होते हैं नंबर लाइन के ऊपर, जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, इधर 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होता है और इधर आपके पास नेगेटिव नंबर होता है, ये सब के सब अंडर रूट एम के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये आपसे बोला जा रहा है। और एम आपके बोला जा रहा है, अगर एम की बात करें, एम आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर है। याद करो, मैंने जब आपको फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज जब करवाई थी मैंने आपको, तब मैंने आपको नेचुरल नंबर के बारे में भी समझाया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जब आप काउंटिंग 1 से स्टार्ट होते हैं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। याद आ रहा है कुछ, बिल्कुल स्टार्टिंग में बेसिक में बताया था कि नेचुरल नंबर क्या है कि जब आप नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उसे आप नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि सारे के सारे जो पॉजिटिव नंबर है 1
2 3 4 5 6 7 सो ऑन, नेक्स्ट आप निकाल सकते हो 1 ऐड करके। तो ये सारे के सारे क्या आपके पास नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये आपसे बोला जा रहा है कि m यहाँ पे क्या है कि नेचुरल नंबर है, और जब m का रूट लगा लेते हो आप तो इन सारे नंबर को आप लिख सकते हो नंबर लाइन में, ये आपसे बोला जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें भाई, यानी कि आप जब इसका आंसर लिखोगे तो आंसर लिखोगे इसका फॉल्स। आपको सर फॉल्स क्यों लिख रहे हैं इसका आंसर, उसके पीछे आपको रीजन भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपना आंसर लिखोगे फॉल्स, और उसके बाद आपने क्या करना है, रीजन के लिए आपने क्या करना है कि आपको एक ड्रॉ कर लेना है, एक आपने क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है एक नंबर लाइन। और नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद अब ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने आंसर फॉल्स क्यों लिखा है। तो जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो सेंटर में तो 0 हो गया आपके पास, लेफ्ट साइड में बात करें तो यहाँ आपके पास क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स हो गए, और इधर आपके पास पॉजिटिव नंबर हो गए। अगर जैसे आप क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि जितने भी नंबर्स होंगे वो √m की फॉर्म में होंगे, ठीक है। और m के बारे में आपसे बोला गया कि ये क्या होंगे, नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि m यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि इसके राइट साइड वाले हैं सारे के सारे। बट उसके बारे में क्या, नंबर लाइन में तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, यानी कि मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि √-m वाले नंबर भी तो होंगे। इसका क्या करें, तो अब ये जो स्टेटमेंट हो गई आपके लिए ये फॉल्स हो गई, यानी कि √m वाले तो राइट साइड को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 ये सब के सब जो है नंबर ये √m को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात तो ठीक है। बट इधर वाली बात करें, यानी कि लेफ्ट साइड की बात करें, ये √m को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि -m को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में इसमें मेंशन नहीं है। तो ये जो नेचुरल नंबर आपसे बोला गया ये गलत है। यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर कोई सा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और साथ के साथ नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये गलत है। अब ये जो √m वाली चीजें ये अभी आपकी क्लास 9th में नहीं है, जब आप क्लास 11th में जाओगे तब एक टर्म के बारे में आप पढ़ोगे कि √-1 जो होता है ये आइटा होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप डिटेल में क्लास 11 में पढ़ोगे। आपके लिए बस इतना ही है यहाँ पे कि नेचुरल नंबर और जो पॉजिटिव नंबर है उसके बारे में डिटेल में आप 9th में पढ़ने वाले हो। तो ये जो स्टेटमेंट आपके लिए हो गया ये फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ नेचुरल नंबर दिया है, जबकि नहीं, यहाँ पे नेचुरल नंबर की जगह इंटीजर होना चाहिए था, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। आपसे ये बोला गया जितने भी रियल नंबर होते हैं, ठीक है, जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे के सारे आपसे बोला गया है वो सारे के सारे क्या है, इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो अब इसका आंसर लिखोगे, आंसर आप इस तरह से लिखोगे, पहले सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद आप डाल दोगे क्वेश्चन नंबर 1 और इसका थर्ड पार्ट, आंसर आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स क्यों हुआ उसके पीछे आपको रीजन भी लिखना है। तो रीजन के लिए आपने क्या करना है, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में किया था कि रियल नंबर की अगर बात करें तो रियल नंबर के अंदर स्टूडेंट दो चीजें आती है, रैशनल नंबर भी आता है, RN लिख लेता हूँ, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ये दोनों चीजें इसके अंदर आती है। रैशनल नंबर भी आती है और साथ के साथ इर्रेशनल नंबर भी इसके अंदर आता है। तो यानी कि ये कहना कि सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। इर्रेशनल भी होंगे और इसके साथ साथ रैशनल नंबर भी होंगे। जैसे मैं RN लिख रहा हूँ ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये एक्चुअल में क्या है, ये रैशनल नंबर है। तो यानी कि ये कहना कि सारे के सारे ये इर्रेशनल नंबर होंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी कि आप ये कह सकते हो ये P/Q के फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं और साथ के साथ P/Q के फॉर्म में नहीं भी, जो नहीं लिखे जाने वाले हैं, दोनों नंबर को जब हम इंक्लूड करते हैं, इन दोनों को जब इंक्लूड कर लेते हैं तब जाकर के हमारे पास क्या आता है, रियल नंबर आता है। और ध्यान रहे Q की वैल्यू दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये नॉट वाले हैं और ये यस वाले हैं, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो थर्ड का जो आपका आंसर हो गया इसका फॉल्स हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये आपके पास, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल। आपसे ये बोला जा रहा है कि जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स के, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। इर्रेशनल का मतलब है कि जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, ये आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। रैशनल क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इर्रेशनल क्या होते हैं, जिसे हम नहीं लिख सकते। तो आपसे बोला जा रहा है स्क्वायर रूट ऑल इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं सबके, वो क्या बोला जा रहा है आपसे कि वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे। अगर आप कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, पहले आपको आंसर बताना है कि यस होगा क्या नो होगा। तो डेफिनेटली आज का आंसर जो होगा स्टूडेंट वो नो हो जाएगा। और नो होने की वजह क्या, आपको रीजन लिखना है, यानी कि आपको एक एग्जांपल लिख करके बताना है। तो आंसर क्या हो गया, नो।
स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है, गलत है भाई, ये नो, मैंने यस लिख दिया, यस नहीं, यहाँ पे आपको नो लिखना है भाई। तो स्टूडेंट इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आप लिखोगे नो, ठीक है। नो लिखने के बाद यहाँ पे चाहो तो क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वो आप 2 भी लिख सकते हो। तो आंसर नो लिखा, जैसे इसमें बोला कि आंसर नो लिख रहे हो तो आपको एग्जाम्पल देने हैं। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैं 4 की बात करूं, ठीक है, और या फिर 9 की बात करूं, या फिर 9 के बाद जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 25 है, या फिर आप कह सकते हो नेक्स्ट नंबर आपके पास 36 है, ये सारे जो नंबर है इनका अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल लूं, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालूं इन सब के नंबर का, तो ये सब के सब क्या हो जाते हैं। अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो यानी कि अंडर रूट 4 निकालूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा, अंडर रूट 9 निकालूंगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा, अंडर रूट 25 यानी इसका 25 का स्क्वायर रूट निकालूंगा 5 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 आएगा। और इन सब को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं जरा देखो भाई, अगर 2 है तो आप 2 को क्या लिख सकते हो, 2/1 कर सकते हो, 3 को 3/1 कर सकते हो, 5 को 5/1 कर सकते हो, 6 को 6/1 कर सकते हो। तो ये सारे आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए, और आंसर क्या हो गया आपका नो हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, नो, इरेशनल होंगे, नहीं होंगे, ये आंसर नो हो गया, यानी कि करेक्ट नहीं है, गलत है। अच्छा, आपको जो एग्जांपल पूछा गया था, वैसे तो एक एग्जांपल लिखने से भी सफिशिएंट है, कोई भी एक लिख सकते हो, पर मैंने आपको समझाने के लिए 3-4 एग्जांपल दे दिया। मैं आपको 4 भी लिख सकते हो, 4 का एग्जांपल, 9 का एग्जांपल, 25 का एग्जांपल, या फिर 36 का एग्जांपल। तो ये सारे एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बार पहले क्वेश्चन को समझना होगा। अगर आपको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। थोड़ा सा ड्रॉ करना होगा, तो स्केल पेंसिल और ले लो, मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर पाऊंगा, आप लोग बिल्कुल स्केल से प्रॉपर तरीके से सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको गिवन है इसका आपने लिख लेना है सोल्यूशन, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन का नंबर डाल लोगे। तो जैसे इस क्वेश्चन का नंबर आपके लिए क्या है, नंबर 3 है, तो नंबर 3 मैं डाल देता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो नंबर आपको गिवन है तो पहले वो नंबर लिख लेते हैं। तो नंबर आपके पास क्या है, वो √5 है। तो 5 के लिए आपसे बोला जा रहा है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई, आपसे बोला जा रहा है शो √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, कि √5 को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं भाई। कैसे कर सकते हैं जरा ये देखो। अब सेंटर में तो 0 आ जाता है, इधर आपके पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव इंटीजर आ जाते हैं, और इधर आपके पास क्या होते हैं, सारे के सारे जो नेगेटिव इंटीजर है यानी कि नेगेटिव नंबर है वो सब के सब इस तरफ लेफ्ट साइड में आ जाते हैं, ठीक है। अब √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जरा इसे ध्यान से देखो। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, जैसे पहले आपने क्या करना है, एक स्केल लेकर के अच्छे से नीट एंड क्लीन आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर आपने लिखना है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। और इधर लिख लेना है आपने कि भाई ये जो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हो किसको, नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये आप मेंशन कर दोगे। और सेंटर में कहीं पे भी आप एक नंबर ले लोगे 0, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब जो राइट साइड में जरा ध्यान से देखो, आपको काउंटिंग लिखनी है, पहले 1, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 2 हो जाएगा, उसके बाद आपके पास 3 हो जाएगा। इस तरह आप चाहो तो 5 तक काउंटिंग लिख सकते हो। और इसी तरह इधर भी लिख लोगे कि -1, -2, और उसके बाद ये -3, इस तरह से हो जाएंगे। और चाहो तो इसे 5 तक भी लाइन थोड़ी सी बड़ी ड्रॉ करके आप थोड़ी सी आगे तक ले जा करके इसे डिटेल में बना सकते हो। अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पे √5 को रिप्रेजेंट करना है। अगर ये √4 होता, ठीक है, √4 होता तो हमारे पास आंसर क्या आता, 2 आता। तो यानी कि ये क्लियर हो गया हमारे पास कि जिसका जो प्रीवियस रूट है वो क्या है, जो स्क्वायर रूट कंप्लीट बन रहा है वो 4 था, और ये इसकी वैल्यू 2 थी। तो इसकी वैल्यू क्योंकि यहाँ 4 से ज्यादा है तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट ले लूंगा, जैसे ये 0 जहां पे आ रहा है इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं। जैसे मैंने सपोज इसका नाम मैंने A रख लिया, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने इसकी वैल्यू A, इसको रफ कर देता हूँ, ये कुछ नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू, अब इसका नाम हम लोग क्या किया, A रख लिया। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 यूनिट कहां पे आ जाएगा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, इसका नाम B रख लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का नाम B, और ये 0 वाला जो है इसका नाम मैंने A रख लिया है, ठीक है। डिफरेंट कलर से कर लेता हूँ, ज्यादा क्लियर होगा आपको कि भाई A आपके पास 0 है, और जो B है आपके पास, ये जो 2 यूनिट जहां पे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपके पास ये लाइन बन के आ जाएगी। ये स्केल से करना ज्यादा अच्छा बन के आएगा।
तो ये 1 सेंटीमीटर आप लोग क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। ये आपके पास ए बी हो गया, ठीक है, ए पॉइंट आपके पास ये रहा और ये बी पॉइंट है, और ये जो 1 सेंटीमीटर लाइन लेके आओगे ये पॉइंट आपके लिए सी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने एक स्लांट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। जब आप ये ड्रॉ कर लोगे यानी कि आपने आपने क्या किया यहाँ पे, जो जो काम किया उसके बारे में मेंशन भी कर सकते हो कि सबसे पहले भी आप कह सकते हो स्टेप 1, आपने जो पहला काम किया स्टेप 1 किया आपने ड्रॉ ए बी आपके पास क्या है 2 यूनिट, ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, ड्रॉ बी सी, और बी सी हमारे पास क्या 1 यूनिट है, ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अच्छा, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, ड्रॉ, अब जो करने वाले हैं ये जो है आपके जीरो जहां से है, और ये जो वैल्यू आपके पास जो सी पॉइंट आ रहा है यानी कि ए सी को हमने और ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या किया कि ड्रॉ ए सी, ठीक है, ये ड्रॉ करें। यूनिट हमें मालूम नहीं है, अभी हमने इसे मेजर नहीं किया, लेकिन अब इसे जब कैलकुलेट करोगे आप, क्योंकि आपको ये पता होगा कि देखो आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है, तो उसका हम लोग यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, उसमें क्या होता है, जब भी आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी बन के आ रहा है आपके राइट एंगल ट्राइंगल, इसी शेप में बना लेता हूँ ताकि आपको इसको मैच करने के समझने में थोड़ा इजी हो जाए आप लोगों के लिए। 1 मिनट। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें आपको मालूम है कि जब भी आपके पास 90 डिग्री का एंगल किसी ट्राइंगल में आ जाता है, यहाँ पे जैसे इस शेप को मिला के देखो, ये आपके पास ए पॉइंट है, उसके बाद यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ सी पॉइंट है, तो आप ये लिख सकते हो कि ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही होता है। एक मिनट, बी सी बी प्लस में नहीं होगा, यहाँ पे कंबाइंड होगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये बी सी आपके पास, ये इसका भी स्क्वायर आपके पास हो जाएगा इसके इक्वल, ठीक है। अब देखो ए सी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, स्क्वायर रूट लगा दूंगा, और ये आपके पास हो गया ए बी। एक बार पहले लिख लेता हूँ, ए बी स्क्वायर, उसके यानी कि ये आप कह सकते हो स्टेप सेकेंड है, ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, ए की वैल्यू जो है आपके पास, ए बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है, ए बी इसकी लेंथ कितनी है 2 यूनिट है, यानी कि आप कह सकते हो 2 स्क्वायर। और जो बी सी की बात करें, ये क्या आपके पास 1 यूनिट है, तो आप ये कह सकते हो 1 का स्क्वायर हो गया आपके पास, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, जो हमारे पास 1 मिनट ये थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये ए नहीं है ए सी है यहाँ पे, तो ए सी की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ए सी की वैल्यू कुछ इस टाइप से आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होता है, यानी कि आप ये लिख सकते हो कि जो ए सी हो गया आपके पास, वो आपके पास √5 हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जैसा ही क्वेश्चन था, हमें √5 के लिए निकालना था, तो √5 की जो लेंथ हो गई आपके लिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो ये जो लेंथ आपके पास बन रहा है, ए सी बन के आ रहा है, ये √5 आपके लिए है, ठीक है, √5 आपके लिए ये आ गया, यानी कि ये जो वैल्यू आपके पास ए सी जो है आपके लिए, ये √5 यूनिट आपके लिए आ जाएगी। अब हमें इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, यानी कि स्टेप नंबर 3 जो होगा आपके पास, तो स्टेप 3 में आपने क्या करना है कि ए सी निकाल चुके हो तो लिखोगे स्टेप 3, और ये जो नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर लिया होगा, यहाँ थोड़ा नीट एंड क्लीन दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ, बट आपको दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, उसी डायग्राम पे भी काम कर सकते हो। और इधर आपके पास ये जो नेगेटिव नंबर है, और ये आपके पास 1 और ये 2, ठीक है, और इधर ये सी पॉइंट आ गया आपके पास, ये पॉइंट ए है आपके लिए, ठीक है, इसकी बात करूँ ये पॉइंट बी है आपके लिए, ठीक है, और ये आपके पास पॉइंट सी है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, √5 आ गया। तो अब आपको कंपास ओपन करना है और उसके बाद इसे रफली ड्रॉ कर लेना है यहाँ पे इस टाइप से। तो जहाँ पे भी ये मार्क आएगा, यानी कि जब आप इसे कंपास ओपन करोगे, ठीक है, यानी कि प्रकार हिंदी में जो बोलते हो आप, इसे ओपन करोगे तो इस इतना आपने ओपन कर लेना है, और इस नंबर लाइन पे जहाँ पे भी कट होगा, यहाँ पे कट हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे कट हो रहा है, ये जो पॉइंट होगा आपके पास, यही पॉइंट आपके लिए √5 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपके लिए पॉइंट √5 हो गया। यही ड्रॉ करना था, ये रिप्रेजेंट करना था, ठीक है, हो गया अभी कंप्लीट हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि अब अगर मैं प्रीवियस जो हमने ड्रॉ किया था, तो इसके अंदर का मैं समझाऊं तो ये आपके पास ये कुछ इस टाइप से सर्कल क्रिएट हो जाएगा आपके पास, कुछ इस टाइप से आप कह सकते हो सर ये ऐसे सर्कल बन के, इस टाइप से हमारे पास ये सर्कल बन के आ जाएगा, कुछ इस टाइप से, है ना, कुछ इस टाइप से आप कह सकते हो सर्कल बन के आ जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन बन के आ रहा है यहाँ पे 2 और 3 के बीच में जो पोर्शन बन के आ रहा है, ठीक है, ये जो पॉइंट है आपके पास, ये √5 हो जाएगा,
ठीक है, एक बार दोबारा समझा देता हूं ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया आपसे कि सो डैट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, इसे हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो √5 के लिए मैंने क्या किया, जरा ध्यान से देखो कि सबसे पहले मैंने √5 जो नंबर है उसे लिख लिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया स्टेप 1 में, और नंबर लाइन में मैंने क्या किया, एक पॉइंट मार्क कर लिया AB। अब कहोगे सर ये 2 यूनिट क्यों लिया था? 2 यूनिट इसलिए लिया था कि इसके जो प्रीवियस नंबर है 4 वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसलिए मैंने 2 यूनिट लिया है, इसे 2 यूनिट ले लिया। उसके बाद 2 यूनिट लेने के बाद इसका नाम रख दिया, जहां 0 है इसका नाम मैंने क्या रख दिया, A रख दिया, इसका नाम B रख दिया, और इसके बाद 1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट मैंने इसे ड्रॉ कर लिया, यानी AB, BC और AC। और उसके बाद ये AC की जो वैल्यू है इसे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, AC आपके पास आ चुके हैं, ये AC हो गया आपके पास। अब जो पाइथागोरस थ्योरम है जो हम लोग प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ते आ रहे हो, स्टेप 2 में मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया कि भी AC का जो स्क्वायर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC, यानी कि जैसे आप बोलते हो कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप AC निकाल सकते हो, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, √5 आ गई। ठीक है, जो कि आप ये कह सकते हो ये वाली लेंथ है। ठीक है, और यानी कि आप ये सर्कल जो ड्रॉ करोगे एक तरह से ये रेडियस का काम कर रही है, और ये नंबर लाइन पे यहाँ पे कट कर रहे हैं, और यही पॉइंट हमारे पास क्या है, √5 हो गया। ठीक है बच्चों, अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करके बताना, अगर क्लियर हो गया तो भी बताना कि हाँ सर समझ में आ गया, इजी लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, जो भी अपना फीडबैक जरूर देना कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन 3 आपने जो सॉल्व किया है, इसी टाइप से नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 भी होने वाला है। सेम यही क्वेश्चन है और यही एक्टिविटी आपको करनी है उसके अंदर, लेकिन उसमें रूट ऐसा नहीं बोला गया आपको कि √5 के लिए निकालो, उसमें आपके लिए √2 के लिए निकालना है, √3 के लिए निकालना है, नेक्स्ट √5 के लिए, फिर √7 के लिए, और इस तरह से आप जितने चाहो बहुत सारे आप ड्रॉ कर सकते हो, और स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारे सॉल्व करने हैं इसके अंदर। तो ये एक्टिविटी है, क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिविटी है जिसमें क्लासरूम एक्टिविटी है। ठीक है, तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था एज इट इज आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, और अब आपने जो रिप्रेजेंट करना है इसके अंदर √2 रिप्रेजेंट करना है, √3 रिप्रेजेंट करना है, और √4 रिप्रेजेंट करना है इसके अंदर। ठीक है, और इस तरह से आप बाकी नंबर भी √5 कर सकते हो, √6 कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट √6 के बाद √7, √8, यानी कि 1 सेंटीमीटर बढ़ाते जाओ आगे आगे आगे, इस तरह से ट्राइंगल बनाते जाओ और आपके पास वैल्यू आती चली जाएगी। तो एक बार मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्वेश्चन में है क्या। ये जो क्वेश्चन आपके इसमें याद आ रहा है आपसे, क्लासरूम एक्टिविटी है कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट, कि स्क्वायर रूट को आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया था एज इट इज वैसे ही करना है। तो आपके लिए स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी आपको किया गया। टेक लार्ज शीट, एक बड़ा सा पेपर ले लो आप, और उसमें आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट स्पाइरल जो आपको ड्रॉ करना है, और इसके लिए आपको जो पॉइंट्स लेने हैं, पॉइंट्स आपको ऑलरेडी मेंशन है, यानी कि जहां पे 0 है इसको आप O ले लो, इस पॉइंट का नाम आपने O रख लेना है। और जो मैं ABCD ऐसे लेके चल रहा था, ABC लेके चल रहा था, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि पॉइंट फर्स्ट पॉइंट A की जगह आप यहाँ पे, जैसे देखो प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो मैंने क्या किया था, आपको पॉइंट ABC ऐसे लेके चला था मैं। बस यहाँ पे आपसे ABC के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है अब इसे पॉइंट 1 यानी P1, पॉइंट सेकेंड यानी P2, P3, P4 आपके पास √5 के लिए आ जाएगा, फिर P3 के बाद P5 के लिए भी नेक्स्ट P6, P7, इस तरह से आपको लेके चलना है और इसे ड्रॉ करना है। ठीक है, कैसे करोगे थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो ये आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, और यहाँ पे आप एक 90 डिग्री के एंगल इस तरह से आप कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद जैसे ही अपने जो यहाँ पे हमने ये 90 डिग्री का एंगल बनाया था मैंने यहाँ पे जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि यहाँ तक करने के बाद, यानी कि ये जो पॉइंट आपका हो जाएगा, इस वाले पॉइंट की बात करें, इसका नाम आपको P1 रख लेना है। अच्छा, उसके बाद इस लाइन से आपको 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना लोगे, तो अब उसके बाद ये क्रिएट कर लोगे। ठीक है, तो ये आपके पास P2 हो जाएगा। उसके बाद अगेन यहाँ पे भी आपको क्या करना है, थोड़ा 90 डिग्री एंगल दोबारा से क्रिएट करना है, और इस पॉइंट को आप क्या ले लोगे, P3 ले लोगे। उसके बाद नेक्स्ट 90 डिग्री एंगल यहाँ क्रिएट करोगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, P4 हो जाएगा आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट आपको 90 डिग्री एंगल यहाँ क्रिएट करना है, और फिर नेक्स्ट ये आपके पास P5 हो जाएगा। इस तरह से आपको इसे करते जाना है। तो ये जो आपके पास वो पोर्शन बन के आ रहा है, ये आपके पास √1 आया। ठीक है, इस पोर्शन की बात करें, इस वाले पोर्शन की, तो ये आपके पास √2 हो जाएगा, और ये आपके पास √3 हो जाएगा।
नेक्स्ट रूट 4, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आप बोल सकते हो वैल्यू आपके पास चेंज होती जाएगी, रूट 1, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7, इस तरह से आपने करना है। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वाले एक्टिविटी को आप लोग करना, ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, ठीक है, और फिर करके मुझे भी बताना कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही है, यानी कि हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2 जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब जो आपको जो नेक्स्ट वीडियो जो देखनी है वो देखनी है एक्सरसाइज 1.3 वाली देखनी है। कोई डाउट है, कुछ नहीं क्लियर हुआ तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बाकी अगर पर्सनली आप मुझे मैसेज करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन कर लो ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम रिसीव हो सके। इसके अलावा एक ये वीडियो है जिसमें मैंने स्टैटिक्स को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूला डिस्कस किया हुआ है, आगे चैप्टर है, बट अगर अभी से अगर आप देख लोगे तो आपको इसके जो कॉन्सेप्ट है, फार्मूले वो क्लियर हो जाएंगे, तो जरूर देखना, ठीक है। तो चलो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।